Hello everyone, today we are going to do the part 2 of paper code BSOG 171 Indian Society Images and Realities। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BSOG 171। ठीक है, तो इसका आपको देखिए यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही मीडियम में क्या आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ पे कर लेंगे, फिर आपको गेस्ट पेपर परचेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको गेस्ट पेपर यहाँ से परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ से गेस्ट पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को पूरा कर लेते हैं तो आप क्या है, आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, culture of Indian constitution, Indian civilization is influenced by its past, discuss। यहाँ पे क्या है, आपको इंडियन सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है अपने पास्ट से, वो डिस्कस करना है। इंडिया सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया में क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इनका कल्चर क्या है, डेवलप्ड हुआ है ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम आज देखते हैं, उनके बहुत डीप रूट्स हैं इन द हिस्ट्री। थस कल्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पास्ट। तो जो हमारा कल्चर है वो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो हमारा कल्चर है आज का, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है अपने पास्ट से। सो दिस कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट कैन बी सीन इन वेरियस एस्पेक्ट सच एज रिलीजन, आर्ट, सोशल कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी। इंडियन कल्चर इज ग्रेटली शेप्ड बाय एंशिएंट रिलीजियस आइडियाज। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो ग्रेटली शेप्ड है हमारे एंशिएंट रिलीजियस आइडियाज से, जैसे कि वेदास हो गए, आपके उपनिषदास हो गए, teachings of Buddhas and Mahaviras, and latest Islamic and Sikh tradition of all contributed to a rich spiritual heritage. Concept जैसे कि कर्म, धर्म and मोक्ष, they come from ancient texts and still guide the people's life today। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, ये एंशियंट टेक्स्ट से आते हैं और ये आज भी क्या है, जो पीपल के लाइफ है उसको गाइड करते हैं। योगा एंड मेडिटेशन जो कि ओरिजिनेट हुआ था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो आज तक भी कंटिन्यू करता है, and not only in India but all around the world. Impact of ancient art and architecture. India historical monuments shows how past influences culture. इंडिया के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो ये शो करते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, द आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स एंड फोर्ट्स ऑफ राजस्थान रिफ्लेक्ट द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ अर्लियर पीरियड। जितने भी आपके ये केव्स हैं, जैसे कि केव्स हो गए अजंता एलोरा के, आर्किटेक्चर हो गया आपका मुगल्स के टाइम पीरियड का, फोर्ट्स हो गए राजस्थान के, ये सब क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं उस टाइम पीरियड की। ठीक है, सो दिस स्टाइल्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड आर्ट। ये सारी जो स्टाइल्स हैं ये आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर और आर्ट को। ट्रेडिशनल डांस जैसे कि भरतनाट्यम, ओडिशी, कथक, ये भी डेवलप्ड हुए थे एंशिएंट टेम्पल ट्रेडिशन से और आज भी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, continuity in social customs and traditions. Many Indian customs come from old societal practices। जो आज के बहुत सारे इंडियन कस्टम्स हैं वो पुराने सोसाइटल प्रैक्टिसेस से आते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम, अरेंज मैरिजेस और रिचुअल्स ड्यूरिंग द बर्थ, मैरिज, डेथ। ये सारे क्या हैं, ये पास डाउन हुए हैं थ्रू द जनरेशंस। इवन दो लाइफस्टाइल चेंजिंग, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज तो हो रही है बट जो बहुत सारे फैमिलीज हैं वो स्टिल फॉलो करते हैं ट्रेडिशंस को, जो शो करता है हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द पास्ट। फेस्टिवल्स एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस। इंडियन फेस्टिवल्स हैव हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड्स। जो इंडिया के फेस्टिवल्स हैं उनको बहुत हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है। फेस्टिवल जैसे कि दिवाली हो गया, ईद, होली, बैसाखी, पोंगल, ओनम, ये लिंक्ड है हमारे एंशंट स्टोरीज से, सीजनल साइकिल से या फिर हिस्टोरिकल इवेंट से। ये जो सारे सेलिब्रेशन है ये कल्चरल मेमोरीज को अलाइव रखते हैं और हेल्प करते हैं पीपल को ताकि वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें। नाउ वी विल लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स। इंडियाज पास्ट इंक्लूड्स
कॉन्टैक्ट विद मैनी फॉरेन कल्चर्स, ग्रीक, पर्शियंस, मुगल्स एंड यूरोपियंस। यानी कि जो इंडिया का पास्ट है वो इंक्लूड करता है कॉन्टैक्ट विद द मैनी कल्चर्स, फॉरेन कल्चर्स, जैसे कि ग्रीक्स हो गए, पर्शियंस हो गए, मुगल्स हो गए और यूरोपियंस हो गए। ईच ग्रुप लेफ्ट इट्स मार्क, यानी कि सबने अपना कुछ ना कुछ मार्क छोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्लोथिंग, फूड, लैंग्वेजेस एंड आर्किटेक्चर शो अ मिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। यानी कि जो भी हमारा इंडिया का फूड है, क्लोथिंग है, लैंग्वेजेस है, आर्किटेक्चर है, ये क्या है, सारे मिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस को शो करता है। उर्दू लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम पर्शियन एंड लोकल डायलेक्ट्स, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज है वो क्या है, पर्शियन से और लोकल डायलेक्ट से, ठीक है, डेवलप हुई है। वाइल जो इंडियन क्विजीन है, इट इंक्लूडेड डिशेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मुगल एंड colonial periods. Values and knowledge system. Ancient Indian knowledge such as Ayurveda, astronomy, mathematics and literature still shapes modern Indian identity. अब जो आपके एंशियंट इंडियन नॉलेज है, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, ये आज भी क्या है, मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी को शेप करते हैं। वैल्यूज जैसे कि टॉलरेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ये सब क्या है, हमारे हिस्टोरिकल टीचिंग से आते हैं और ये आज भी हमें कंटिन्यू करते हैं टू गाइड आवर सोसाइटी टुडे। Conclusion. The culture of Indian civilization is deeply shaped by its past. जो हमारा कल्चर है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन का, वो डीपली शेप्ड है बाय पास्ट। फ्रॉम रिलीजन, आर्ट एंड फेस्टिवल्स टू सोशल कस्टम एंड वैल्यूज, द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री इज विजिबल एवरीवेयर। यानी कि जो हमारा इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री का, वो हमें सारी जगह देखने को विजिबल होता है, जैसे कि रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया। सो जो ये स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ये इंडियन कल्चर को क्या देखता है, उसकी यूनिक रिचनेस प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इंडिया प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी while also moving forward with the modern ideas, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडिया को हेल्प करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे और ऑल्सो मूव फॉरवर्ड विद द मॉडर्न आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन, एलैबोरेट द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन बाय द आइडियोलॉजिस्ट। यानी कि आइडियोलॉजिस्ट ने कैसे इमेजिन किया था इंडिया को, वो हमें आइडिया बताना है। सो द आइडिया ऑफ इंडिया हैज बीन शेप्ड बाय मेनी ग्रेट थिंकर्स, लीडर्स एंड आइडियोलॉजिस्ट। यानी कि जो आइडिया है इंडिया का, ठीक है, वो किसने शेप किया था, बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स ने, लीडर्स ने और आइडियोलॉजिस्ट ने। ईच ऑफ देम इमेजिन इंडिया इन देयर ओन वे, मतलब सब लोगों ने क्या किया था, इमेजिन किया था इंडिया को अपने खुद के वे में, उनके वैल्यूज को बेस, एक्सपीरियंस पे बेस्ड और अपने ड्रीम्स फॉर द नेशंस। इवन दो उनका जो विजन था वो डिफरेंट था, पर वो सब क्या चाहते थे, इंडिया को स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव चाहते थे। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, अ मॉडर्न सेकुलर एंड साइंटिफिक इंडिया। ये क्या देखते थे इंडिया को, कि इंडिया कैसा होना चाहिए, एक मॉडर्न, सेकुलर और साइंटिफिक होना चाहिए। तो नेहरू ने इमेजिन किया था इंडिया को एक मॉडर्न नेशन की तरह, जो कि बिल्ड होगा ऑन द फाउंडेशन ऑफ साइंस, रैशनैलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, शुड नॉट बी गाइडेड बाय रिलीजन एंड पॉलिटिकल मैटर्स। यानी इंडिया को क्या है, पॉलिटिकल मैटर्स में रिलीजन के द्वारा गाइड नहीं करना चाहिए। ही वॉन्टेड अ सेकुलर स्टेट, वो एक सेकुलर स्टेट चाहते थे जिसमें कि सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। वो बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और साइंटिफिक टेम्पर है, वो नेसेसरी है ताकि हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिमूव करें। नेहरू ने सपोर्ट किया था सोशलिज्म को, क्योंकि वो फेल्ट करते हैं कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको क्या है, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो रिड्यूस हो सके। सेकंड है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो विजन था वो था एक विलेज बेस्ड, नॉन वायलेंट और मॉरल इंडिया। गांधीज आइडिया ऑफ इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेहरू। गांधी का जो आइडिया था, ठीक है, इंडिया का, वो बहुत डिफरेंट था नेहरू से। उन्होंने इमेजिन किया इंडिया को एक ऐसा नेशन जो कि बिल्ड होगा ऑन नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड सिंपल लिविंग। वो चाहते थे कि ही वॉन्टेड विलेजेस टू बी द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि जो विलेजेस है वो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट हो, क्योंकि जो बहुत सारे इंडियन हैं वो क्या होते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो गांधी ने क्या प्रमोट किया, ग्राम स्वराज को प्रमोट किया, वेयर ईच विलेज वुड बी सेल्फ रिलायंट एंड मैनेज देयर ओन अफेयर्स। यानी कि जो सारे विलेजेस होंगे वो क्या होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे और अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे। वो बिलीव करते हैं कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो ले करती है मोरल वैल्यूज में रादर देन इंडस्ट्रियल पावर। हिज विजन इंक्लूडेड हार्मनी अमंग ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड कम्युनिटीज। उनका विजन क्या था, वो हार्मनी लाना चाहता था सारे रिलीजन्स के बीच में, कास्ट और कम्युनिटीज के बीच में। थर्ड इज बी आर अम्बेडकर, एन इंडिया बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस।
बी आर अम्बेडकर कैसा इंडिया क्रिएट करना चाहते थे, जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो और सोशल जस्टिस पे बेस्ड हो। अम्बेडकर फोकस करते थे ऑन बिल्डिंग एन इंडिया जहाँ पे कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वालिटी को एंजॉय करें, डिग्निटी और जस्टिस को एंजॉय करें। उन्होंने अपोज किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और वर्क किया था फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स और जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप थे। अम्बेडकर ने एक ऐसा इंडिया इमेजिन किया था, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक नेशन जहाँ पे कि जो वीक हैं उनके लॉस को, उनके राइट्स को क्या है, प्रोटेक्ट करे लॉस, और एंड इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी, यानी कि जहाँ पे कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, वो ऐसा इंडिया को, ठीक है, उन्होंने इमेजिन किया था। उनका जो विजन था वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रमोट करता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फोर्थ इज विनायक दामोदर सावरकर, दैट इज वी डी सावरकर, दैट इज अ कल्चरल नेशनलिस्ट इंडिया। इन्होंने क्या इमेजिन किया था, एक कल्चरल नेशनलिस्ट इंडिया को इमेजिन किया। सावरकर इमेजिन इंडिया एज अ कल्चरल नेशन बेस्ड ऑन कॉमन हिंदू हेरिटेज। इन्होंने एक कॉमन हिंदू हेरिटेज पे, ठीक है, नेशन को बेस्ड किया। उनके अकॉर्डिंग पीपल जो अपने आप को इंडिया कंसिडर करते हैं, कंसिडर इंडिया एज बोथ देयर पितृभूमि एंड पुण्य भूमि, फॉर्म द कोर ऑफ द इंडियन नेशन। यानी कि जो लोग कंसिडर करते हैं इंडिया को अपनी पितृभूमि, दैट इज फादरलैंड, और पुण्य भूमि, दैट इज होली लैंड, वो कोर ऑफ द इंडियन नेशन को फॉर्म करते हैं। सो उनकी जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की, वो एम्फोसाइज करती है कल्चरल यूनिटी को, स्ट्रेंथ को और नेशनल प्राइड को। वो बिलीव करते हैं कि इंडिया क्या है, एक स्ट्रांग मिलिट्री और कल्चरली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। फिफ्थ इज रविंद्रनाथ टैगोर, अ ह्यूमनिस्ट एंड यूनिवर्सल इंडिया। टैगोर इमेजिन इंडिया एज अ कंट्री दैट वैल्यूज ह्यूमैनिटी अबव नैरो नेशनलिज्म। उन्होंने इंडिया को इमेजिन किया था एक ऐसी कंट्री जो कि ह्यूमैनिटी को वैल्यू करेगी अबव द नैरो नेशनलिज्म। वो बिलीव करते हैं कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम अदर कल्चर्स वाइल ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल पीस। वो बिलीव करते हैं कि इंडिया को और कल्चर से सीखना चाहिए और ग्लोबल पीस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। टैगोर जो थे वो प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट को, क्रिएटिविटी को और एजुकेशन एज द बेसिस ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। वो चाहते थे कि इंडिया क्या है, स्पिरिचुअली राइज हो रादर देन थ्रू एग्रेशन और रिजिड नेशनलिज्म। In conclusion, we can see that India, as imagined by different ideologies, is a blend of diverse thoughts, modernity, spirituality, equality, cultural pride and humanism. यानी कि इंडिया को इमेजिन किया था अलग अलग आइडियोलॉजीज ने, वो एक ब्लेंड ऑफ डाइवर्स थॉट्स था, ठीक है, यानी कि डाइवर्स थॉट का वो ब्लेंड था, जैसे कि मॉडर्निटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कल्चरल प्राइड और ह्यूमनिज्म। सो दीज आइडियाज टुगेदर फॉर्म द रिच एंड प्लूरास्टिक आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया दैट वी सी टुडे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ सोशल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम। यानी कि सोशल मोबिलिटी का क्या रोल है कास्ट सिस्टम में, वो हमें देखना है। सो द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स पीपल इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बर्थ। कास्ट सिस्टम क्या है इंडिया में, एक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है जो कि पीपल को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। सो इट हैज हिस्टोरिकली रेस्ट्रिक्टेड पीपल्स अपॉर्चुनिटीज, occupations and social relations. Social mobility refers to the ability of individuals of group to move from one social position to other. सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स की एबिलिटी है या फिर ग्रुप्स की जो एबिलिटी है टू मूव फ्रॉम वन सोशल पोजिशन टू द अदर। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट, सोशल मोबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग वन स्टेटस डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट में सोशल मोबिलिटी का ये मतलब है कि हम अपनी स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट। वाइल द कास्ट सिस्टम इज नोन फॉर इट्स रिजिडिटी, कास्ट सिस्टम क्या है, बहुत रिजिड है। वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हैव क्रिएटेड सम स्पेस फॉर मोबिलिटी, हाउएवर दिस चेंजेस आर अनइवन एंड लिमिटेड। ये चेंजेस क्या है, बहुत अनइवन है और लिमिटेड है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम एंड लैक ऑफ मोबिलिटी। अब हमारा जो ट्रेडिशनल कास्ट ऑर्डर है वहाँ पे क्या है, मोबिलिटी बहुत इम्पॉसिबल है। एक पर्सन का ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस और लाइफस्टाइल उसके बर्थ से डिसाइड होता है। इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत रेयर होती हैं और डिस्करेज की जाती हैं। लोअर कास्ट क्या है, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और उनको डिनाई किया जाता है एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। तो सिंस एवरीथिंग जो था वो फिक्स था बाय बर्थ, अपवर्ड मोबिलिटी वाज ब्लॉक्ड, तो इसलिए अपवर्ड जो मोबिलिटी है उसको ब्लॉक किया जाया। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर था, ये इंश्योर करता था सोशल स्टेबिलिटी को फॉर द अपर कास्ट बट कॉस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनक्वालिटी फॉर द लोअर कास्ट। नाउ वी विल लुक एट द फैक्टर्स दैट एनकरेज द सोशल मोबिलिटी, ठीक है, जिनकी वजह से सोशल मोबिलिटी हो सकती है। पहला है एजुकेशन।
एजुकेशन हैज़ बीन द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन बहुत ही पावरफुल टूल है सोशल मोबिलिटी के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक्सेस टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड स्कॉलरशिप्स enabled many from historical disadvantaged caste to gain skills and better secure jobs। इंडिपेंडेंस की बात क्या है? एक्सेस टू स्कूल्स हुआ, कॉलेजेस हुआ और स्कॉलरशिप हुए, उन्होंने एनेबल किया जितने भी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कास्ट थे टू गेन द स्किल्स एंड सिक्योर बेटर जॉब्स। तो एजुकेशन हेल्प ब्रेक स्टीरियोटाइप। एजुकेशन की वजह से क्या है? स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होते हैं और इंडिविजुअल्स को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इज इकोनॉमिक चेंजेस। Industrialization, urbanization, and the growth of services sector opened a new job opportunities not tied to traditional caste occupation। Industrialization, urbanization और growth of service sector ने क्या किया है? नए नए job opportunities को open किया है। In cities, people are often judged more by skills than by caste, which supports mobility। Cities में क्या होता है? लोगों को उनके caste की वजह से judge नहीं किया जाता है, बल्कि उनके skills की वजह से judge किया जाता है, जो कि mobility को support करता है। Third is reservation policies। Affirmative actions in education, government jobs, and politics have significantly improved the representation of scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes। ठीक है, जो भी हमारा अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिसीज में, उन्होंने क्या किया? इम्प्रूव किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। So this has created a new middle class among these groups, offering a greater upward mobility। Fourth is social reform movement। Movements led by reformers like Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar and Periyar challenged caste discrimination and promoted equality। अब जैसे कि जो रिफॉर्मर्स थे ना, जैसे कि ज्योतिबा फूले हो गया, बी आर अम्बेडकर हो गया, पेरियर हो गया, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया था और इक्वालिटी को प्रमोट किया। सो जो ये सारे मूवमेंट्स थे, इन्होंने इनकरेज किया लोअर कास्ट को टू असर्ट देयर राइट्स एंड डिमांड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस टू सोशल मोबिलिटी। यानी कि डिस्पाइट प्रोग्रेस, मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम्स रिमेन लिमिटेड। यानी कि प्रोग्रेस होने के बावजूद भी जो मोबिलिटी है कास्ट सिस्टम के विद इन, वो बहुत लिमिटेड होती है। डिस्क्रिमिनेशन जो है कंटिन्यूज इन सटल एंड ओवर्ट फॉर्म्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इवन एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स में फेस सोशल एक्सक्लूजन इन मैटर्स सच एज मैरिज और हाउसिंग। यानी कि बहुत जो एजुकेटेड और इकोनॉमिकली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स भी होंगे, उन्हें सोशल एक्सक्लूजन फेस करने को मिलता है इन मैटर्स सच एज मैरिज हो गया आपका और हाउसिंग हो गया। कास्ट नेटवर्क स्टिल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंटरैक्शन। So economic mobility does not always guarantee social mobility as caste identify often remains strong। यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक मोबिलिटी है वो हमेशा आपको गारंटी नहीं करेगी सोशल मोबिलिटी, क्योंकि जो कास्ट आइडेंटिटी है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। In conclusion, we can say that social mobility within the caste system has improved due to education, economic changes and reservation policies and the social reforms। यानी कि जो सोशल मोबिलिटी है विद इन द कास्ट सिस्टम वो इम्प्रूव हुई है ड्यू टू एजुकेशन, economic changes, reservation policies and social reforms। So however the progress is uneven and caste continues to influence social relation and opportunities। यानी कि प्रोग्रेस क्या है? बहुत अनइवन है और कास्ट क्या है? कंटिन्यू करती है टू इन्फ्लुएंस द सोशल रिलेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। While mobility has increased, true equality requires deeper social change। मोबिलिटी क्या है? इंक्रीज तो हो रही है, पर जो ट्रू इक्वालिटी है वो क्या है? It requires deeper social change, reduction of discrimination and continuous efforts to challenge the caste-based attitudes। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।